और आने वाली 10 तारीख को अपने हक के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के हक के लिए 10 तारीख को दिल्ली पहुँचे, 10 दिसंबर। इसमें 80 टोटल कार्पस का 20% परिवार को मिल जाता था और 80% पर उसको एनुटी मिलती थी, पेंशन मिलती थी। पहला ऑप्शन जो डिफॉल्ट ऑप्शन था वो ये था कि अगर आपने ऑप्शन नहीं भरा तो वो डिफॉल्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो उसमें आपका कार्पस आपके परिवार को मिल जाएगा ब्याज सहित, जितना भी उस पर ब्याज या रिटर्न आया होगा, और सरकार वाला कंट्रीब्यूशन ब्याज सहित सरकार के पास चला जाएगा। और उसके परिवार को फिलहाल 10 साल के लिए हाफ ऑफ द लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस एज फैमिली पेंशन, क्योंकि उसे हम पेंशन नहीं कहेंगे, वो फैमिली को मिल रही है, वो फैमिली पेंशन उसे 10 साल तक मिलती रहेगी। 10 साल के बाद अगर सरकार उसको कुछ अमेंड करती है, कुछ नया लाती है, तो वो चेंज आएंगे। अदरवाइज वो हाफ ऑफ द लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डीए टाइम टू टाइम जैसे भी बढ़ेगा उसे मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो आपने बात उठाई, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज पर कोई भी सीसीएस का एक्ट अमेंडमेंट, कोई भी पॉलिसी डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं होती है। रेलवेज पर डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं होती है। ऑटोनोमस बॉडीज का एक कंसर्न है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ, उसे वहां से भी एनओसी चाहिए होती है। इंडोर्समेंट जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट करता है उसके बाद आपकी मिनिस्ट्री आपको उसका अप्रूवल देती है। अब हिंदुस्तान तो आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, लेकिन भाई अंग्रेजों वाले कानून आज भी चल रहे हैं। रेलवे का अलग से बजट तो बंद कर दिया गया, लेकिन मिनिस्ट्री आज भी अलग से उसको इंडोर्स करती है। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज सीएसएस, आप लोग बेहतर जानते होंगे, सर बैठे हुए हैं। सीएसएस कभी भी कोई भी कानून आता है, डीओपीपीडब्ल्यू निकाले या डीओपीटी निकाले, सीएसएस वाले उसको अलग से इंडोर्स करते हैं। यहां तक कि गजट नहीं आता है, जो सीसीएस एक्ट हमारा 1972 है, उसका जब भी कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी गजट आएगा उसके आने से पहले ही सीएसएस में आ जाता है। वो उतना सा छोटा सा परिवार है जहां ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, क्योंकि उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो 22 दिसंबर वाले मसले पर जो आदेश को रिवर्ट कर दिया। अब आप सोचिए 46 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ही नवोदय विद्यालय है, उसी में केंद्रीय विद्यालय है, उसी में कस्तूरबा गांधी के विद्यालय है, और उसमें और भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे और भी बहुत सारे होंगे, सबका रिवर्ट हो गया, आवाज उठाने वाला कोई नहीं। अभी इसमें एक क्वेश्चन है, मैंने आरटीआई लगाई थी डीओपीडब्ल्यू में इसी के रिगार्डिंग, जो हमारे डॉक्टर मनोज थे उनकी जो डेथ हो गई थी उसके बाद, तो उससे रिप्लाई में ये आया था कि एज ऑटोनोमस बॉडी की जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो डीओपीडब्ल्यू के अंडर नहीं आता है, तो इसीलिए आप जो है वो अपनी कंसर्न मिनिस्ट्री से इस बात का वो लीजिए कि वो इस केस में क्या करती है। कंसर्न मिनिस्ट्री ने इसमें जवाब दिया कि जो आपकी गवर्निंग बॉडी है ऑटोनोमस बॉडी की, गवर्निंग बॉडी ये बात का डिसाइड करेगी कि ये आपको जो भी रूल है वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। इसमें एक नवोदय विद्यालय ने कंबाइंड लेटर लिखा था, तो उसमें एक पॉइंट मैंने पढ़ा था, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ये मेंशन किया है कि जो ऑटोनोमस बॉडीज है उसके लिए ये प्रोविजन जो है वो अंडर रिव्यू है। जैसे जी के लेटर की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि 14% वाला आपको याद होगा कि पहले ऑटोनोमस बॉडीज ने देना शुरू कर दिया था, 2-3 महीने के बाद एक डांट पड़ी ऊपर से, उसके बाद सबके ये विड्रॉ किए, और 1.5 साल बाद एक ऑर्डर आया जिसमें कंबाइंड ऑर्डर आया सारी ऑटोनोमस बॉडीज के लिए, और उसमें ये लिखा गया कि आप जो वित्तीय बोझ है कि अपने बजट से ही उसका लेंगे, और 14% फिर इन्होंने इंप्लीमेंट किया, फिर एरियर्स आए सबके। तो यही सेम प्रोसेस हम वेट कर रहे हैं कि अगर ये इस वाली डेथ पेंशन के लिए आएगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब उठाया जाना जरूरी है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वैसे ही है जैसे हम हैं। जब तक आप ये बात नहीं कहेंगे कोई मानने को तैयार नहीं होगा। मिनिस्ट्री तो वो में कहता है कि हम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी मिनिस्ट्री कौन सी, नाम बताइए। जल शक्ति। इनकी मिनिस्ट्री कौन सी है? एजुकेशन। इनकी मिनिस्ट्री अलग है, लेकिन ऑटोनोमस है। एक दे रहा है, अभी मैं उसकी बात करता हूँ एम्स की। एम्स इज आल्सो एन ऑटोनोमस बॉडी। एम्स चंडीगढ़ ने ले लिया पहले, 1 साल तक लेता रहा, और एम्स दिल्ली ने बाद में लिया। मैंने पहले भी बोला, हिंदुस्तान में नियम कायदा कानून। आज से हम लोग ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से नेशनल कन्वेनर फॉर सीपीएफ, ईपीएफ
और भी जितने इस तरह की जो पेंशन व्यवस्था है उसका पूरा ऑटोनोमस बॉडीज के कन्वेनर हम बना रहे हैं, कैसे कन्वेनर। आप सबसे ये दरख्वास्त है, गुजारिश है, अपील है कि नरेश जी को जितना आप सपोर्ट करेंगे तो आप ये समझिए कि हिंदुस्तान की जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉइज हैं मैं कहूँगा कि आज हर आदमी किसी न किसी माध्यम से पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। जो लोग कनेक्टेड नहीं हैं उनसे एक विशेष अपील है कि आप अपने सभी जितने भी आपके संवर्ग के साथी हैं उनके साथ एक ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, ट्विटर पर सक्रिय हों अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। और हम जो पूरे देश के 85 लाख कर्मचारियों के लिए, चाहे वो किसी राज्य के हों, किसी केंद्र सरकार के किसी विभाग के हों या ऑटोनोमस सेक्टर्स के हों, निगम के हों या फिर किसी और संस्था के हों, सभी की पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत, इससे जुड़ें और आने वाली 10 तारीख को अपने हक के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के हक के लिए 10 तारीख को दिल्ली पहुँचे, 10 दिसंबर दिल्ली पहुँचें और जैसे भी हो सके एक दूसरे को अवेयर करें। सर, विधवा पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी रहे हैं, लेकिन उनकी विधवाएं जो हैं सरकारी कार्यालय के सामने खड़ी मिलती है। ये सरकार की असंवेदनशीलता का इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। आज मैं NIH के यहाँ पर भी कई ऐसे केसेस पता चले हैं, खास करके सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के जो आला कमान बैठे हैं उनसे मेरी विशेष गुजारिश है कि अगर आप जिस सिस्टम को सही से रन करने के लिए, जिस सिस्टम के वेलफेयर करने के लिए आपको हाई कमीशन की पोस्ट पे बिठाया गया है, सर्वोच्च पोजीशन पे आपको बिठाया गया है और आप उनके वेलफेयर में आपको ये नहीं पता है कि आपके उन डिपार्टमेंट्स में ऐसे केसेज हैं जिनके नौकरी पेशा काम करने वाले लोगों की डेथ हुई है और उनके परिवार सड़क पर हैं, उनकी विधवाएं, उनके बच्चे रोज़ डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहे हैं। क्या हर चीज़ के लिए हिंदुस्तान में आंदोलन करना पड़ेगा? मैं तो ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपको उस जगह पर बिठाया गया है और आपको यही नहीं पता है कि आपके कर्मचारियों को, उन वंचित परिवारों को किस चीज़ का राइट मिलना चाहिए, तो आपको तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम सरकार को लिखो, उस मुद्दे को तो उठाओ कि हमारे डिपार्टमेंट में ये लोग हैं जो इस तरीके से वंचित हैं, उनके लिए क्या किया जाए। तो कम से कम उस सिस्टम को तो पता चले। अब जिन लोगों की आवाज़ें उन्हें अपने डिपार्टमेंट के चीफ मुखिया के पास पहुंचने में ही कई कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है, तो उनकी आवाज़ मंत्रालयों तक कैसे जाएगी। तो मेरी आपके माध्यम से जो भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनकी जो एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, संगठन हैं, उनके भी ऑफिस बीरर से मेरी गुजारिश है कि आप उन लोगों को संपर्क में रहें, उनके हितों के लिए आवाज़ उठाएं, उनको दुखों को समझें और जहाँ कहीं ज़रूरत पड़े, राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में हम लोग बैठे हैं और केवल इसी काम के लिए बैठे हैं। आप अगर हमें संपर्क करें तो हम निश्चित रूप से आपकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाएंगे और उसे समाधान तक लेकर के आएंगे। कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या रही है सर पेंशन। देखिए, कोरोना काल में सरकार ने हालांकि संवेदनशीलता दिखाई। जिन लोगों की डेथ हो रही थी, पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए कि जिन कर्मचारियों की कोरोना में डेथ हो जाएगी उन्हें 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा, उनके परिवारों को डेथ कंपनसेटरी ग्राउंड पे उनको नौकरी भी दी जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो सीधे सरकार से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी को कंपनसेशन दे करके उसके प्रति दया मत दिखाइए। कर्मचारी का जो बीमा आप 60 रुपये का करते हो, 30 रुपये का करते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आज के टाइम पर क्या कर्मचारी की 60 रुपये के बीमा से उसके परिवार को 60,000 रुपये मिलते हैं, 30 रुपये के बीमा पे उसके परिवार को 30,000 रुपये मिलते हैं। आप ये समझिए कि अगर वो हिंदू है या मुस्लिम है या किसी भी कम्युनिटी का है, 60,000 रुपये आज उसकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए पर्याप्त नहीं है, उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। आप उस 60 रुपये की जगह 360 कर दें, लेकिन अगर उसका बीमा 1 करोड़ का करा दें, 50 लाख का करा दें, 40 लाख का करा दें, तो कम से कम अगर वो नहीं रह जाता है इन केस, तो उसके परिवार को इतनी बड़ी राशि मिल जाएगी जिससे उसे सड़कों पर भुखमरी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। आपके आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी उसको। लेकिन सरकार, उसे अपने वोट बैंक से मतलब है, उसे राशन से मतलब है, उसे धार्मिक मुद्दों से मतलब है, कर्मचारियों का मुद्दा उसको दिखाई नहीं पड़ता। हर चीज़ के लिए आंदोलन हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर सरकार ऐसे ही रही, अगर सुनेगी नहीं, तो उसके लिए भी आंदोलन होगा। हम लोग उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। पटेल सर, आज नरेश जी को एक बड़ी जिम्मेदारी आपने दी, उसके बारे में देखिए, नरेश जी, मैंने जिम्मेदारी नहीं दी बड़ी। मैं तो ये कहूँगा कि नरेश जी इसके लिए डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। जब मैं इनके संपर्क में आया तो मैंने देखा कि सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ में काम करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको
नियम कायदे कानून की उतनी जांच पहचान नहीं है, उनका उस पर तजुर्बा बहुत कम है। लेकिन जालौन साहब को मैंने देखा कि जोलान साहब का जो तजुर्बा है, जो उनकी स्टडी है, बहुत 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 बेशकीमती है। उसकी ज़रूरत हिंदुस्तान के सभी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के कर्मचारियों को है। इसलिए हमें लगता है कि ये जिम्मेदारी नहीं दी है, बल्कि ये जिम्मेदारी अपने आप चल करके इनके कंधों पर आई है। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी से सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के सभी एम्प्लॉयज़ का ज़रूर भला होगा। प्रयास करेंगे इसके लिए। जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो ऑटोनोमस बॉडीज़ की है समस्या, हमारे तो मेन समस्या पेंशन की है, तो उसमें हमारा CPF है, NPS है, तो उन दोनों के लिए हम प्रयास करेंगे कि पूरी मेहनत से, ईमानदारी से इस काम को आगे बढ़ाया जाए। मेन हमारा, हमने आपको बताया कि हमारा मेन था पेंशन। हमारा जो एजेंडा है वो पुरानी पेंशन को रीस्टार्ट करने का है, जो कि ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे जो चल रहा है। पुरानी पेंशन को, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन, तो पुरानी पेंशन को रीस्टार्ट करने का हमारा मेन एजेंडा है। तो उसी के साथ साथ हम जो हमारे CPF वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी हम इसके साथ साथ इस मुद्दे को उठाएंगे और उनके लिए पेंशन की जो है आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए हम नहीं, हम लोग क्या है कि ये जो अभी जो पटेल साहब के साथ हमारा हुआ है, ये नेशनल मुद्दा है और ये NPS एम्प्लॉयज़ का है, तो इसमें हम दूसरे एम्प्लॉय के साथ मिलकर संगठन नहीं बनाएंगे। लेकिन जो ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन है, ये हमारे दायरे में आता है और हम इनके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में और हमारी एसोसिएशन में NPS एम्प्लॉयज हैं। और संजीव जी का भी, आप ये भी हमारे संस्थान में आए और हम सब लोगों को गाइड किया और सब चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें दी और हमारी बात सुनी। और जो अभी हमारे लेटेस्ट NPS वाले के जो केस हुआ है डॉक्टर थयन साहब का, उसके बारे में भी हमें एश्योरेंस दिया। इसके लिए भी हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अब हम बात करते हैं यहाँ रूल रेगुलेशन की। जैसे कि अभी हमारे संजीव साहब बता रहे हैं कि इनके यहाँ अभी कुछ लोगों को CPF में से GPF में लेके आए। इस बारे में हमने बहुत स्टडी कर चुका हूँ मैं। पहले हम बात करते हैं CPF की, उसके बाद हम बात करते हैं EPF की, क्योंकि सभी जानकारी शेयर होनी चाहिए। इसमें कंडीशन क्या होती है, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है तो काफ़ी सारे एम्प्लॉई हैं उनमें। तो उनमें क्या कि कुछ लोग पहले से GPF में थे, फिर कुछ लोग CPF में थे। तो जो CPF में थे उन्होंने CPF का ऑप्शन चुना था 86 में, और वो CPF में रह गए। ऑलरेडी वहाँ GPF चल रहा था। फिर जिन उनमें से आधे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने याचिका दायर कर दी कि हम लोगों को GPF दिया जाए, क्योंकि CPF को चुनने का पीछे मकसद लोगों का ये था कि 86 के टाइम में पेंशन के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे या उससे पहले अच्छे नहीं आ रहे थे, तो इसीलिए लोग CPF ले लिया करते थे। उसके बाद में जैसे जैसे पेंशन के रिजल्ट अच्छे आने लगे तो लोगों को पेंशन का लालच बढ़ा और लोग CPF से GPF की तरफ और बढ़ने लगे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए करीबन 600 कुछ एम्प्लॉयज थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि भाई हम लोगों को CPF फैसिलिटीज दी जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मतलब जो भी सुनवाई करी, और सुनवाई करने के बाद उनको वो ऑर्डर दे दिया गया कि आप जो है CPF से GPF में जा सकते हैं, उनको अलाउड कर दिया गया। तो इसी तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट हैं जिनको कि हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी जो है वहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया गया। 2013 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कुरुक्षेत्र NIT के एम्प्लॉयज ने याचिका दाखिल की कि हम लोगों को ओल्ड पेंशन यानी GPF दिया जाए। उनको 2013 में कोर्ट ने अपना जजमेंट डिसीजन दिया और उनको ऑर्डर कर दिया, और 3 NIT जो हैं कुरुक्षेत्र, जालंधर और सिलचर, उनको डायरेक्ट वहाँ से ऑर्डर निकाल दिया मिनिस्ट्री ऑफ MHRD से कि आप इनको इम्प्लीमेंट किया जाए आफ्टर द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। इसके अलावा बहुत सारी हैं, सबका नाम लेना तो खैर अलग अलग ठीक नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर इस तरह का हो गया। हमारे साथ सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अभी जो थयन साहब का केस है वो नेगेटिव की तरफ क्यों गया? कारण क्या है कि बोलते हैं जैसे किसी चीज़ का अकाउंट खुलना चाहिए, हमारे यहाँ उसका अकाउंट नहीं खुला।
अब जब हमारी थैयन साहब को लेके जो जेएस हैं और डीएस हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि अगर आपके यहाँ एक व्यक्ति की पेंशन लगी हुई होती तो थैयन साहब का केस सॉल्व होने में टाइम नहीं लगता। तो हमारे यहाँ समस्या क्या है कि अकाउंट ही नहीं खुला है। फिर जो भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भाई हम लोग वो कहते हैं कि भाई आप लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं नहीं। देखिए किसी के कह देने से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि जब 25 मई को हमारी सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग हुई थी तो वहाँ जो एट प्रेजेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है मिनिस्ट्री में, उन्होंने भी ठीक यही कहा था कि नहीं 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 नरेश जी आप यू आर नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैंने कहा सर आप क्वेश्चन रखिए, मैं उसको डिफाइन करूँगा, मैं साबित करूँगा वाई नॉट वी आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। मैं साबित करूँगा उस चीज़ को, क्योंकि हमारे बायलॉज के तहत हम लोगों के ऊपर सीसीएस कंडक्ट रूल 1965 लागू होता है, जो कि एक पेनिशेबल जो है रूल है, दंडात्मक रूल है। हम उसको फॉलो करते हैं। J50 भी कहा कि भाई आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी बात हमारे तक पहुंचाइए, हम आपकी बात को जो है राष्ट्रीय लेवल पे उठाएंगे। फिर हमारे यहाँ बात वही आ गई सीपीएफ और एनपीएस कि लोग कहते हैं भाई आप तो सीपीएफ वाले हो, एनपीएस की बात क्यों कर रहे हो। एनपीएस वाले बोलेंगे भाई हम सीपीएफ के साथ क्यों खड़े हों। लेकिन स्टाफ एसोसिएशन में तो सीपीएफ भी है और एनपीएस भी है। स्टाफ एसोसिएशन तो सबकी है, तो एनपीएस में कोई ग्रुप नहीं है। एनपीएस में सबसे बड़ी बात यह है कि एनपीएस में कोई ग्रुप नहीं है। एनपीएस में तीनों ग्रुप है, ए बी सी, यानी कि कर्मचारी भी है और अधिकारी भी है, एम्प्लॉय फेडरेशन है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। इसीलिए हमने स्टाफ एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे मीटिंग बुलाई है, क्योंकि ये बुलाना आवश्यक था। भाई अपनी बात को राष्ट्रीय लेवल तक कैसे पहुंचाए। आज थैयन साहब के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। चलिए हमारे तो उम्र भाई हमारे साथ भी रिटायरमेंट होने वाले हैं, सभी लोग रिटायरमेंट के कागार पे हैं, लेकिन आप तो यंग जनरेशन है। और अगर यही सब चलता रहा तो जैसे आज हम पुराने लोगों को कोसते हैं, कल को आप हमें कोसेंगे। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि आप हमें मिला या नहीं मिला, हम आप लोगों के लिए, आप सबके लिए और हमारे सीनियर्स हैं उनके लिए भी एक ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आप सब लोगों को अपने टाइम में बेनिफिशियल, सब लोगों को लाभ मिले। हमारा प्रयास ये है। तो इस प्रयास को कामयाब बनाने के लिए हमें एक राष्ट्रीय मंच की जरूरत थी, वास्तव में जरूरत थी, जो कि आज हमें डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी के माध्यम से मिला। तो जहाँ तक बात आई है, अभी खुराना जी ने बताया है कि थैयन साहब का कुछ आरटीआई इनके पास में है, कुछ पेपर इनके। आज से हम लोग ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से नेशनल कन्वेनर फॉर सीपीएफ, ईपीएफ और भी जितने इस तरह की जो पेंशन व्यवस्था है उसका पूरा ऑटोनोमस बॉडीज के कन्वेनर हम बना रहे हैं, नेशनल कन्वेनर। आप सबसे ये दरख्वास्त है, गुजारिश है, अपील है कि नरेश जी को जितना आप सपोर्ट करेंगे तो आप ये समझिए कि हिंदुस्तान की जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉइज हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।